हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में दिए हुए हैं और इनका अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हमारे अनुच्छेदों में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो सवाल कभी कभी आ जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। फिर यह सवाल आ जाता है, क्या नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं या नहीं है। जिस प्रकार मूल अधिकार वाद योग्य हैं किंतु नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि क्या इनके हनन पर क्या जिस प्रकार मूल अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, क्या हम नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन या हनन पर भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसके लिए ये प्रावधान है कि नहीं, ये नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है और इनके क्रियान्वयन को राज्य के संसाधनों पर छोड़ दिया गया है। और इसी विषय पर केटी शाह ने ये बात कही थी कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे बैंक के चेक पर निर्भर करता है जो आगे उसके संसाधनों पर निर्भर करता है। तो ये केटी शाह ने इसके बारे में कहा था। तो शुरुआत करते हैं भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला है समाजवादी सिद्धांत। हमारे नीति निर्देशक तत्वों में 36 से लेके 51 तक कुछ अनुच्छेद इस प्रकार है या कुछ निर्देशक तत्व इस प्रकार हैं जो समाजवादी सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो गांधीवादी सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, वहीं कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो उदार और बौद्धिक सिद्धांत की बात करते हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों के समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि अनुच्छेद 38 कहता है राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानता को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो कुछ ही हाथों में व्यवस्थित होकर रह जाएं। तो राज्य ये देखेगा कि संसाधनों का वितरण समान रूप से हो, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित न होने से बचाना, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 अनुच्छेद में श्रमों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना, ये हमारे 39 में। 40वें अनुच्छेद में हमारे अनुच्छेद 40 जो कि गांधीवादी अनुच्छेद है, वो क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम सभाओं का या ग्राम पंचायतों का गठन की बात अनुच्छेद 40 करता है, जो कि हमारा गांधीवादी नीति निर्देशक तत्वों में आएगा। फिलहाल हम समाजवादी नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद 39 के बाद 41 अनुच्छेद 41 कहता है बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करना, यह हमारा राज्य तय करेगा। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। इसका मतलब यह है कि जहां मजदूर काम कर रहे हैं तो राज्य सुनिश्चित करेगा कि मजदूर वहां पर
अच्छी परिस्थिति में काम कर रहे हैं या नहीं, क्या उनके लिए वहां पे पीने के लिए पानी, वॉशरूम और हवादार कमरे या जो भी वातावरण है वो काम करने के योग्य है नहीं, तो ये हमारा राज्य तय करेगा। अनुच्छेद 43 बात करता है राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। 43 उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसके बाद 47 है लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का उद्देश्य है। तो अनुच्छेद 47 भी इंपोर्टेंट है, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्य राज्य का है। इसके बाद हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हैं गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें अनुच्छेद 40 ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और नीति निर्देशक तत्वों में आपको अनुच्छेद 40 ही याद रखना है, डायरेक्ट अनुच्छेद भी पूछ सकते हैं। बाकी का क्या है कि आप प्रत्येक अनुच्छेद को रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको बातें पता होनी चाहिए कि ये बात हमारे नीति निर्देशक तत्वों में गई है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सवाल इस प्रकार आ जाता है कि मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों को मिलाकर 4 ऑप्शन बना देंगे और वो पूछ सकता है एग्जामिनर कि इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है या नहीं है। तो इसके लिए आपको बातें याद होनी चाहिए, पर्टिकुलर कोई अनुच्छेद याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है मैं उसको आपको बता दूंगा कि इसमें ये अनुच्छेद भी याद करना है और अनुच्छेद में क्या बात लिखी है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों याद करना है। बाकी सभी अनुच्छेदों का आपको बात और अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में क्या लिखा ये नहीं करना, सिर्फ बात याद रख लो, ठीक है। तो 40 अनुच्छेद ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है और बात भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, राज्य ग्राम पंचायतों को सुशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अनुच्छेद 43 है राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। आपको ये बात मैं बताता हूं कि गांधी जी मशीनीकरण और औद्योगिक क्रांति के विरोध में थे। गांधी जी हमेशा चाहते थे कि गांव में जो कुटीर उद्योग हैं उनको ही प्रोत्साहित किया जाए, ना कि मशीनीकरण को लाया जाए। तो ये अनुच्छेद 43 में जो बात की है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, ये गांधीवादी सिद्धांतों में से एक है। इसके बाद 43 भी सहकारी समितियों के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 46 को आप याद कर सकते हैं कि राज्य समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर SC ST महिला बच्चे, इनके बारे में कुछ शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, ये भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा, ये भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 47 में ये कहा गया है कि राज्य नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। इसके बाद 48 अनुच्छेद गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। और इसी अनुच्छेद के आधार पर मित्रों माननीय योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश में जो भी स्लॉटर हाउस हैं, बूचड़ खाने हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया है कि गायों को अब नहीं काटा जाएगा। अनुच्छेद 48 को ही इन्होंने आधार बनाया है कि दुधारू पशुओं को, गायों को, बछड़ों को वध पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है मित्रों वो है हमारे उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। इसमें आपको कुछ अनुच्छेद आपको याद करने हैं। 48 अभी जो निकल के गया है, 48 दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने की बात करता है। आपको अनुच्छेद भी याद करना है, उसमें क्या बात लिखी है
वो भी मित्रों बात याद रखनी है। फिर उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित कुछ निर्देशक तत्व हैं, जो कि अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 जो आजकल एक बहस का विषय बना हुआ है। अनुच्छेद 44 में ही सिविल नागरिक संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, बात भी अनुच्छेद भी समान नागरिक संहिता बनाए रखने का प्रयास करेगा, और इसी को आधार बनाते हुए केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास कर रही है। यूसीसी का आधार अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके अलावा अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरे करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करेगा। मतलब इसी में एक अनुच्छेद 45 का जोड़ दिया है, जिसमें ये कहा गया है राज्य का कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास राज्य करेगा। मित्रों, इसका ये संविधान संशोधन 86वां हुआ था। 86वां संविधान संशोधन तीन जगह एक क्लॉज जोड़ता है। मूल अधिकारों में भी एक बात करता है, नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्यों में भी एक एक प्रावधान बढ़ाता है। 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 का में जोड़ दिया गया है, जो कि वही बात कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को केंद्र का या सरकार का ये दायित्व होगा उसे प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। इसके अलावा 45 का में जोड़ के इसको नीति निर्देशक तत्व बना दिया है, और मूल कर्तव्य में 11वां कर्तव्य जोड़कर इसको मूल कर्तव्य बना दिया है। प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा दिलाने का कर्तव्य होगा। तो ये संविधान संशोधन 86वां मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में प्रावधान करता है। इसके बाद 48 अनुच्छेद कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करेगा। इसी अनुच्छेद में ये कहा गया है दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगेगी। और 48A49 है मित्रों, 48A का आपको अनुच्छेद का नंबर भी याद रखना है, बात क्या है वो भी याद रखनी है। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ये हमारे 48A में कहा गया। इसके अलावा 3 अनुच्छेद और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आपको नाम और इसमें क्या बात लिखी है ये भी आपको याद करना है। अदरवाइज आपको कोई भी अनुच्छेद का नंबर रटना नहीं है, बात रटनी है, बात समझनी है, याद करनी है। अनुच्छेद विशेष अनुच्छेद ही आपको याद करने, जैसे 39A समान कार्य, 39 में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन और निःशुल्क न्यायिक विधिक सहायता, 39A ये इंपॉर्टेंट है। 39A इसके अलावा हमारा 48 इंपॉर्टेंट है, 45 इंपॉर्टेंट है, 44 इंपॉर्टेंट है, 40 इंपॉर्टेंट है, और हमारा ये 48A पर्यावरण की रक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा, 48 दुधारू पशुओं का वध से होने से रोकना। अनुच्छेद 49, 50 और 51 महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण और इनकी बात भी महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 49 राज्य की कलात्मक ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक, मतलब राष्ट्र की संपत्ति है, जो भी ऐतिहासिक इमारत है उनकी आपको रक्षा करनी है। होता क्या है कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, कोई ऐतिहासिक इमारत पे, वहां पूरी खानदान की स्टोरी कोई लिख गया, तो खुरच के उस पर यानी क्या क्या बना के आ जाते हैं। तो ये हमारा अनुच्छेद 49 की मनाही करता है कि राज्य ये प्रबंध करेगा कि कहीं कोई व्यक्ति इस तरह के काम तो नहीं कर रहा है, वैसे वो हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर हैं और महत्वपूर्ण स्मारक हैं। अनुच्छेद 50 लोक सेवा न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कौन करता है, अनुच्छेद 50 करता है। और अनुच्छेद 49 सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। अनुच्छेद 50 महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करना है। अनुच्छेद 51 कहता है राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंध बनाए रखना।
अंतर्राष्ट्रीय कानून संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ाना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। तो ये हमारे अनुच्छेद हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है मैंने उन पर टिक कर दिया है। बाकी की आपको अनुच्छेदों में जो बात है वो आपको याद रखनी है। फिर एक सवाल आता है कि किस संविधान संशोधन ने नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर प्रभावी बना दिया। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, इसको प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर भी प्रभावी हो गए। और वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।